सीएम नीतीश ने बक्सर, चौसा और भोजपुर में किया चुनावी सभा को संबोधित। आयोजित चुनावी सभा में युवाओं को रोजगार देने की कही बात। विपक्षियों पर जमकर बरसे सीएम नीतीश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाहुबली अनंत सिंह के समर्थन में मोकामा में किया जनसभा को संबोधित। कहा कि नीतीश सरकार गरीबी दूरी नहीं कर पाई और ना ही पलायन रोक पाए। बिहार चुनाव को लेकर एलजेपी की जेडीयू और बीजेपी के साथ खटपट जारी। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर हमला बोला। कहा मेरे और पीएम के बीच दूरी बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं नीतीश। और पूर्णिया रेंज के आईजी विनोद कुमार का कोरोना के चलते निधन। पटना के एम्स में ली आखिरी सांस। बिहार में कोरोना के चलते पहली बार पुलिस विभाग के किसी बड़ी अधिकारी की मौत। तो चलिए अपने खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आज बात करेंगे यहां पर महागठबंधन ने जो संकल्प पत्र अपना जारी किया है उसे लेकर। और सीधे हमारे साथ यहां से हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बिहार में चुनाव को लेकर सियासी यहां पर अगर बात करें तो जमा चौकड़ी मची हुई है। वादों और दावों का सिलसिला लगातार जारी है। हर पार्टी खुद को दूसरे से बेहतर बताने की कोशिश में लगी है। इसी कड़ी में शनिवार को महागठबंधन ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें महागठबंधन युवाओं से लेकर किसानों तक को यहां साधने की जुगत में लगे हुए हैं। संकल्प पत्र में युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार के वादों का जिक्र था, तो साथ ही किसान वोट बैंक साधने के लिए किसान लोन माफ करने का वादा भी था। यानी संकल्प पत्र का नाम जो है यहां पर संकल्प पत्र दे दिया गया है, घोषणा पत्र का नाम। और यह भी कहा जा रहा है कि इस बार जो चुनावी वादे हैं वो कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। लेकिन वाकई अगर हम यहां पर उठाकर देखेंगे पूरा आंकड़ा और पिछले चुनावों की अगर हम बात कर ले तो यहां पर जो वादों की झड़ी इस बार लगाई गई है महागठबंधन के घोषणा पत्र में काफी मिलता जुलता है। नियोजन प्रथा यहां पर, यानी कि विधानसभा के पहले दिन तीनों कृषि बिल के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा, ये कहना है इस पूरे संकल्प पत्र का। शिक्षा पर राज्य के कुल खर्च 12% हिस्सा होगा। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ भी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, यहां पर जिस तरीके से अगर हम बात करें तो महागठबंधन का घोषणा पत्र, माफ कीजिएगा संकल्प पत्र इसे कहेंगे, जिसका नाम बदल दिया गया है और कई सारी अच्छी जो चीजें हैं, अच्छे जो वादे हैं वो यहां पर महागठबंधन की तरफ से किए गए हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या इस संकल्प पत्र के बदल जाने से, घोषणा पत्र के बदल जाने से बिहार की तस्वीर बदल पाएगी? देखिए कंचन, बहुत सीधी सी बात है, आप इसको संकल्प पत्र का नाम दें या घोषणा पत्र का नाम दें, वादे हैं जिन वादों के आधार पर तमाम पार्टियां निकल पड़ी हैं जनता के बीच में 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वोट मांगने। और अब इसी कड़ी में आप देख लीजिए, आज नीतीश कुमार पहुंचे थे भोजपुर, बक्सर और चौसा, 3 जगह उन्होंने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है। और अभी हम खड़े हैं जदयू के कार्यालय में, जो बिहार का मुख्यालय है जदयू का। और इस कार्यालय में देखिए अभी कार्यकर्ताओं की तरफ से सन्नाटा है। कुछ छात्र, युवा जदयू छात्र प्रकोष्ठ के लोग मौजूद भले हैं हमारे साथ, लेकिन यहाँ अगर राजनीतिक गतिविधि के तौर पर बात कर लें तो राजनीतिक गतिविधि बिल्कुल ही शांत पड़ी है। जिस तरीके से घोषणा पत्र की चर्चा आपने की है, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किसानों के ऋण माफी को लेकर जो एक दांव खेला था, वह दांव सच होता हुआ दिखा उन्हें और शायद किसानों का समर्थन मिला, और जिसके आधार पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकारें बनी हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हटा दी गई, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर जो वादे किए गए थे उन वादों के आधार पर सरकार बनी है कांग्रेस की। उसी तर्ज पर इस बार जो किसानों को लेकर वादे किए जा रहे हैं तमाम पार्टियों के द्वारा, वह कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव ने जो सरकारी नौकरियों को लेकर एक वादा किया था कि अगले 5 सालों में हम 10 लाख नौकरियां देंगे लोगों को, बिहार की जनता को, और खाली पड़े हुए पदों को हम भरने की कोशिश करेंगे। यह तमाम चीजें हैं जो जनता के बीच में परोसी जा रही हैं। अब चुनना जनता को है कि आखिर उन्हें पसंद कौन सी पार्टी है। लिहाजा जदयू कार्यालय का जो माहौल है, यहाँ पर छात्र प्रकोष्ठ के कुछ युवा हैं हमारे साथ। सबसे पहले हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस बार
आप लोग किन किन चीजों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? आप सभी युवा हैं, मतदाता हो चुके हैं, तो आप जनता के बीच में छात्र प्रकोष्ठ की तरफ से क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? छात्र प्रकोष्ठ की तरफ से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी छात्र हैं, तो नीतीश कुमार जी 7 निश्चय जो हम लोग के लिए किए हैं, तो उसमें छात्र को बहुत मतलब आगे रख के बात किया गया है। जैसे कि उसमें हम बोल रहे हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसमें कि निम्न वर्ग के छात्र जो है उच्च शिक्षा के लिए पहले मतलब नहीं आ पाते थे, बाहर पढ़ने के लिए कहीं नहीं जा पाते थे, तो वो स्टूडेंट क्रेडिट के माध्यम से वो क्या होता है कि जो भी छात्र जो 12th के बाद नहीं पढ़ पाते थे बाहर में, तो वो उस योजना के लाभ से पढ़ पा रहे हैं बाहर में। तो नीतीश जी को जो अब 7 निश्चय में एक पहला में किए हैं, अब दूसरा में भी वही करने जा रहे हैं। तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि जो 7 निश्चय एक में हुआ है, तो वह निश्चित रूप से 7 निश्चय छात्रों की पढ़ाई के बाद उन्हें नौकरी की जरूरत होती है। एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम अगले 5 साल में 10 लाख नौकरियां प्रदान करेंगे, जितने खाली पद हैं बिहार में उन पदों को भरा जाएगा। जदयू की तरफ से क्या बातें हैं? देखिए, तेजस्वी जी जो बोले हैं, बिहार के युवा तो मूर्ख है नहीं, जो उनकी बातों को नहीं समझते हैं। जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, हमारी पार्टी की जो बात है, तो वो निश्चित रूप से जितना हुआ है उतना तो नौकरी हुआ है, मिला है। 15 साल आप पीछे देख लीजिए, 15 साल नीतीश जी के कार्य को देख लीजिए, उसमें 15 साल में तो बहुत ज़्यादा नौकरी मिला है यहाँ। तो निश्चित रूप से हम लोग भी यही आगे लेके चलेंगे कि जो काम होते हैं उससे बेहतर काम होगा आगे। और जो नीतीश जी और बोलते हैं, कौन सी बात है जो नीतीश जी जनता के बीच में संदेश लेकर जा रहे हैं अपना मत मांगने के लिए? नीतीश जी जो अब 15 साल मेहनताना अपना मांगने जा रहे हैं जनता के बीच में, सब 12 करोड़ जनता के बीच में जाएंगे। जो उन्होंने 15 साल में काम किया, चाहे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जो हमारे नेता ने जो काम किया 15 साल भर से 15 साल का हम लोगों ने उसका नाम दिया है। पहले जंगल राज हुआ करता था, आज आप देख सकते हैं, आज शाम के 6 बज रहे हैं, आज आप लाइव डिबेट कर सकते हैं पटना की राजधानी पर। पहले ये माहौल नहीं थी। 2005 से पहले कहीं ना कहीं आपका कैमरा छिनाया जाता था, आपके पॉकेट में मोबाइल रहता था, वो सब छिनाया जाता था। लेकिन हमारे नेता ने न्याय के साथ विकास किया है और तमाम वर्गों को लेकर चलने का काम किया। विकास के नाम पर क्या क्या उपलब्धि है जदयू सरकार की या नीतीश सरकार की बात कर लें? पिछले 15 साल की बात अगर ना करें, इन पिछले 5 सालों में नीतीश कुमार ने या एनडीए सरकार ने क्या क्या विकास के क्या क्या काम किए हैं? जो हमारे नेता ने जो वादा किया था कि हर घर बिजली देने का, जो हमारा काम वो लगभग पूरा हो चुका है। और जो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप देखते थे कि पहले जब स्कूल की जर्जर स्थिति थी, उस स्कूल को उन्होंने बनवाने का काम किया गया। शिक्षक की बहाली हुई, थोड़ा बहुत अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ है, जो आगे के टर्म में अगर जनता फिर से हमारे नेता को और अनुमंडल स्तरीय पर पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और आईटीआई कॉलेज का निर्माण कराया गया है और कुछ शेष कराया जा रहा है अभी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक मधुर शील भी जुड़े हुए हैं। मधुर जी, अभी हमने छात्र प्रकोष्ठ के लोगों की बातें सुनी, इनके दावों में क्या कुछ हकीकत है या कहीं कुछ अर्ध सत्य, आधा सच आधा झूठ वाली बात है? ये चर्चा से पहले थोड़ी देर की औपचारिक बातचीत हुई, क्योंकि ये छात्र हैं और अभी छात्र राजनीति से शुरुआत करके इनका भी लक्ष्य होगा राजनीति करने के लिए। लेकिन जो ये फीडबैक ले रहे हैं, उस फीडबैक के हिसाब से इनका दावा है और जो अब तक हो चुका है उसके आधार पर ये आगे की परिकल्पना कर रहे हैं। फीडबैक लेने का इनके बेस इनके कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता कभी पार्टी के खिलाफ, ये भी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। पार्टी की कमी आउट ऑफ कैमरा भले बता दें, लेकिन कैमरे पर पार्टी के खिलाफ या पार्टी की जो कमी है वो कम से कम सामने सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कैमरे पर नहीं बोलेंगे। तो फीडबैक जो जहाँ से ये ले रहे हैं, वहाँ से नकारात्मक की स्थिति, वहाँ की जो नकारात्मक स्थिति होगी वो नहीं बताई जा रही इनको। एक छोटा सा विधानसभा क्षेत्र है गया जिले का अतरी का, वहाँ की चर्चा कर रहे थे, किसी कार्यकर्ता से फीडबैक ले रहे थे। जो मीडिया की खबरें हैं, जो मीडिया रिपोर्ट है, वहाँ अभी वहाँ के प्रत्याशी को काम करने की ज़रूरत है क्षेत्र में। जो पहले की स्थिति है उसको सुधारने की ज़रूरत है क्षेत्र में। लेकिन इनकी जिनसे बात हो रही थी, संवाद कायम जिससे स्थापित कर रहे थे, वो जिनसे बात इनकी हो रही थी वो इनको पॉजिटिव फीडबैक दे रहे थे। तो अगर इसी फीडबैक पर इनके बड़े नेता, इनके पार्टी के कद्दावर नेता, इनके अध्यक्ष जो हैं या जो मुखिया हैं नीतीश कुमार अगर काम करते हैं, तब तो चुनाव में इनको धोखा हो सकता है। लेकिन अगर ठीक से सर्वे कराएं और ज़मीनी हकीकत को पता चले तो अभी वक्त है। अभी प्रथम पेज का भी चुनाव मतदान नहीं हुआ है, अभी ये खुद को संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं। क्योंकि देखिए, सच्चाई ये है, उस चीज़ को ये समझ सकते हैं कि सत्ता के खिलाफ वोटिंग होती है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसको कहते हैं,
और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस बार दोहरा इसलिए है कि जब 2015 में चुनाव हुए थे तो कुंदन जी आपको याद होगा, इनका गठबंधन एनडीए के साथ ना होकर के उसी तेजस्वी प्रसाद की पार्टी आरजेडी के साथ था, जो फिर एक बार इनके खिलाफ है। मतलब दोनों फिर से आमने सामने हैं। समीकरण बदला है। जहां उस समय इन्होंने अपना प्रत्याशी दिया था, सीट शेयरिंग में कई सीटें बीजेपी के हिस्से चली गई, कई सीटें हम के जिम्मे चली गई और कई सीटें बीजेपी ने अपने हिस्से से जो दिया वीआईपी को, उनको चली गई। तो समीकरण बदले हैं और उस बदले हुए परिस्थिति के हिसाब से, बदले हुए समीकरण के हिसाब से जो स्थानीय स्तर पर राजनीतिक समीकरण बदला है, उस तरह की फीडबैक शायद इनके पास नहीं आ रही है। अगर फीडबैक लेने का इनका ये तरीका और उस पर ये दावा कर रहे हैं तो दावा सच से कोसों दूर है। चलिए, हमारे वरिष्ठ संपादक का मानना है कि जो आप फीडबैक ले रहे हैं वो फीडबैक में कहीं ना कहीं आपको केवल और केवल पॉजिटिव फीडबैक दिया जा रहा है, क्योंकि आप जदयू से जुड़े लोगों से फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं। एक सवाल, नीतीश जी की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी शराबबंदी। आपको क्या लगता है, शराबबंदी धरातल पर उतरी और शराबबंदी लागू है बिहार में? क्या बिहार में शराब नहीं बिक रही? शराबबंदी तो लागू है। कुछ बहुत जो बोलिए कि सामाजिक लोग जो है वो तो वो अपना काम करते ही रहता है। बहुत चीज़ तो बंद है, फिर भी धीरे धीरे चलता है। तो उसको रोकने के लिए तो कोई मशीन ऐसा है नहीं कि जो बनाएगा सरकार। तो जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्था है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप अगर शराब पी के चलिए रोड पे तो आपको देखिए कैसे नहीं कार्रवाई होती है आप पे। शराब पी के भाई साहब तब जाएंगे रोड पर ना जब बिहार में शराब मिलेगी। तो अगर बिहार में शराब मिलेगी तो कहीं ना कहीं सरकार का की यह विफलता मानी जाएगी। देखिए, माननीय नेता ने जो शराबबंदी का जो किया था पूरे बिहार में, वो एक बहुत ही अच्छा पहल था। जो गरीब गुरबा थे, जो वंचित परिवार थे, कहीं ना कहीं शराब के कारण दिन भर में कमाते थे, रात को जाकर दारू पी लेते थे, जिससे उनकी फैमिली का कोई खाना पीना हो नहीं पाता था। इसलिए हमारे नेता ने एकदम कठिन फैसला लिया। जो बोला जाता है ना कि पत्थर रखकर दिल पर रख लिया गया। देख सकते हैं एक तरफ। चलिए, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन भी जुड़े हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। राजीव, क्या हकीकत में शराबबंदी बिहार में लागू है? देखिए, अगर कानूनी रूप से कहे तो शराबबंदी लागू है, लेकिन अगर हकीकत की बात करें तो आप दूसरे राज्यों से अगर तुलना करें बिहार की, तो आपको ज़्यादा आसानी से शराब बिहार में मिल जाएगा। होम डिलीवरी तक मौजूद है। हालांकि एक डर जो होता है, जो एक आप नागिन डांस देखते थे शादियों में कि शराब पी के जो डांस होती थी, या सड़कों पे जो खुला नंगा नाच होता था, वो जरूर कम हुआ है, एक डर हुआ है। लेकिन शराब मिलना बंद नहीं हुआ है। शराब पहले से ज़्यादा तेज़ी से मिल रहा है और होम डिलीवरी मिल रहा है। लोगों को ज़्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर आर्थिक की बात करें तो जो लोग पहले 100 रुपये में शराब दुकान से लेके पी लेते थे, उनको 150-200 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो मिलने की स्थिति वही है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये पड़ा है कि खुलेआम जो इसका व्यवसाय होता था और खुलेआम लोग पी के सड़कों पर जो नौटंकी करते थे और अपराध में बढ़ावा होता था, उसमें कुछ कमी आई है और यही सिर्फ देखने को मिला है शराबबंदी के कारण। तो देखा कंचन, आपने जिस तरीके से हमने यहाँ पर छात्र प्रकोष्ठ के लोगों से भी बात की, अपने वरिष्ठ संपादक और वरिष्ठ संवाददाता से भी बात की, तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठकर यह आ रहा है कि नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं वो काम दिख रहा है, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो शायद नीतीश कुमार के काम को 100% मार्क्स नहीं दिए जा सकते। इन आम चुनाव की बात करें, छिपे नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब बिहार में चुनाव होता है तो एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है और हर किसी की जुबान पर होता है, अब की बार किसकी सरकार, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि सबकी अलग अलग एक पसंद है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बार जनता के लिए भी थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति है। जनता भी ये नहीं समझने को तैयार कि किसी यहाँ पर व्यक्ति विशेष के साथ जाना है या फिर यहाँ किसी पार्टी के साथ जाना है। कई तरह की कंफ्यूजन इस बार, और कह सकते हैं कि इस बार का चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प भी अपने आप में देखने को होगा, क्योंकि यहाँ जो कभी एक साथ खड़े हुआ करते थे वो एक दूसरे के खिलाफ इस चुनाव में आपको मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात, जो कभी खिलाफ हुआ करते थे वो इस चुनाव में आपको साथ नजर आएंगे। तो सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म पर लिए जाने वाला जो शुल्क है उसको भी यहाँ पर माफ कर दिया जाएगा अगर सरकार यहाँ पर महागठबंधन की आती है। नियोजन प्रथा होगी खत्म, नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किया जाएगा। महागठबंधन के संकल्प पत्र की
खास बातें हैं ये। विधानसभा के पहले दिन तीनों कृषि बिल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाएगा, यानी खत्म कर दिया जाएगा। तो एक बार फिर से हम चलते हैं, यहाँ पर हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ बने हुए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से अभी मेरी सागर से भी बात हो रही थी कि वाकई हैरानी की बात है कि संकल्प पत्र में तमाम तरीके के वादे होते हैं, तमाम तरीके के दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसे अभी हम बात कर रहे थे शराबबंदी के ऊपर, तो शराबबंदी भी कहीं ना कहीं सिर्फ एक कागजों में ही कह सकते हैं कुंदन, की सिर्फ कागजों में रह गया है, क्योंकि अगर आप चाहें तो आपको घर बैठे शराब मिल सकती है बिहार में। तो संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से आपको बता दें कि विधानसभा के पहले दिन यहां पर जिस तरीके से चीजें सामने आई, शिक्षा पर राज्य के कुल खर्च का 12% हिस्सा खर्च होगा। नौकरशाही में ट्रांसफर प्रक्रिया मेरिट लिस्ट के आधार पर जारी होगी एसओपी। महागठबंधन के संकल्प पत्र की ये खास बातें हम आपको बता रहे हैं जो संकल्प पत्र में डाली गई हैं। सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म पर जाने वाला शुल्क भी यहां पर नहीं लिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। किसानों को वोट बैंक के नजरिए से हमेशा हर सरकार ने देखा है और शायद इस बार भी तमाम जो अभी यहां पर गठबंधन यानी महागठबंधन हो या गठबंधन हो, जो भी घोषणा पत्र अभी सामने आएंगे, जैसे कि अभी महागठबंधन का घोषणा पत्र या संकल्प पत्र कह सकते हैं, ये सामने आया है। तो एक बार फिर से हमारे साथ कुंदन कृतज्ञ जुड़ गए हैं। कुंदन से एक बार फिर से मैं वही सवाल आपसे दोहराना चाहूंगी कुंदन जी, जिस तरीके से अभी शराबबंदी को लेकर हम बात कर रहे थे, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शराबबंदी बिहार में सिर्फ कागजों पर है। आप घर बैठे, आपको घर बैठकर ही यहाँ पर शराब बड़े ही आसान तरीके से होम डिलीवरी आपको मिल जाएगी। देखिए, शराब की हम बात कर रहे थे क्योंकि शराबबंदी नीतीश कुमार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी जिसको पूरे बिहार में लागू किया गया था। और सबसे अहम बात आपको बता दूं कि केवल शराबबंदी एक ऐसी योजना नहीं थी जिसको नीतीश कुमार ने लागू किया था। नीतीश कुमार ने एक दूसरी योजना पर भी काम किया था जो कि समाज के उत्थान के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए था, दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर। छात्र प्रकोष्ठ के लोग जुड़े हुए हैं, बताइए, शराबबंदी की हकीकत तो आपने भी स्वीकार की? जी बिल्कुल नहीं। अब स्थिति है दहेज को प्रथा को लेकर भी अभियान चलाया गया था, उसकी क्या स्थिति है? देखिए, हमारे नेता ने महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली दहेज प्रथा, जो एक दहेज लेने की जो स्थिति थी, जो लड़के के जो गार्जियन रहते थे, उन्होंने एक प्रथा का नाम दे दिया कि बेटी को अगर देना है तो कुछ दान करके दीजिए। वो प्रथा मतलब 1 रुपया से होता था पहले के ज़माने में, लेकिन उसके नाम पे अब सरकारी जॉब लग गया किसी को तो दहेज मोटा मांगने लगा। इस वजह से हमारे नेता ने एक अपने आप में मतलब समाज के लोगों को एक मैसेज देने का काम किया गया कि दहेज लेना पाप है, नहीं तो उसके घर पे नहीं जाने का। जितना भी जनता दल का कार्यकर्ता है। आप एक चीज बताएं जी, आप जदयू से जुड़े हैं, नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं, आप शपथ लेते हैं कि आप अपनी शादी में दहेज ना लेंगे, ना परिजनों को दहेज लेने के लिए कहेंगे? जी बिल्कुल, दहेज ना लेंगे ना देंगे, क्योंकि हमारे माननीय नेता का हमारा का नाम है, अगर दहेज लोगे तो तुम्हारी शादी में नहीं आएंगे, तो हम दहेज ले ही नहीं सकते हैं। और हम इतने काबिल हैं और हम इतने पूर्ण फैमिली से बिलोंग करते हैं कि दहेज की आवश्यकता नहीं है हमें। अगर 2 जोड़े में अगर लड़की मिल भी जाती है तो मैं शांतिपूर्वक शादी करने का काम करूँगा। आप बताएं। बिल्कुल नहीं लेंगे दहेज, हम तो शपथ भी लिए हैं, दहेज नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे, ना लेने देंगे। जहाँ लिया जाएगा वहाँ शादी में हम लोग नहीं जाएंगे, ये हमारा पार्टी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक जुड़े हुए हैं मधुरशील। मधुर जी, शराबबंदी की योजना पर हमने बात कर ली कि जैसा कि हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन ने भी बताया कि शराबबंदी लागू है, कानूनी तौर पर लागू है, लेकिन आज भी भले कीमत उसके लिए ज़्यादा चुकानी पड़ती हो, लेकिन होम डिलीवरी होती है शराब की बिहार में। अगर आप शराब पीकर सड़कों पर पकड़े जाते हैं तो यह नहीं पता किया जाता कि आपने शराब खरीदी कहाँ से, आपको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। यह एक हकीकत है जो हमने भी महसूस किया है। अब बताएं, दहेज को लेकर नीतीश कुमार ने जो दहेज प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया था या जो अभियान शुरू किया था महिला सशक्तिकरण के लिए, उसकी क्या हकीकत है? देखिए, शराबबंदी तो एक कानून के दायरे का चीज़ है, कानून बनता है, उसका अनुपालन करना जो एजेंसीज हैं उसके लिए उसके ऊपर होता है कि वो कितना सख्ती से उस चीज़ का पालन करती हैं। लेकिन
जहाँ तक दहेज प्रथा की बात है, आपने ठीक कहा कि शराब वो बिकता है, लोग पीते हैं सड़कों पे ये तमाम, लेकिन पीने वाला गिरफ्तार हो जाता है। खेप कहाँ से आ रही है, कौन से लोग संलिप्त हैं इसको बेचने में, वो पकड़ में नहीं आते जल्दी, और इसलिए वो धंधा बदसूसदारी है। दहेज का मामला जहाँ तक है, ये कानून बना हुआ है, वर्षों से कानून बना हुआ है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है वो वर्षों से बना हुआ है, लेकिन उसका अनुपालन कैसे हो सख्ती से और कितने प्रतिशत लोग उसको कर रहे हैं। कानून तो पहले से है हमारे देश में कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम मतलब दहेज लेना अपराध है, ये पहले से बना हुआ है, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस लाना, लोगों को जागरूक करना, या तो कानून का डंडा दिखा करके, या उस कानून को सख्त करके, या फिर किसी दूसरे जागरूकता अभियान को चला करके, लेकिन उस ओर एक बार बयान दे देना और ये योजना लागू कर देना एक अलग चीज़ है। लेकिन उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, कि जो लोग आज आप देख लेंगे दहेज प्रताड़ना की शिकार जो महिलाएं, जो अबलाएं हो रही हैं, उनके रक्षा के लिए आखिर कानून को सामने आना पड़ता है। तो फिर कानून क्यों नहीं इस तरह का सख्त हो, कानून में संशोधन हो कि लोग दहेज लेने से एक बार उनकी रूह कांप जाए, इतनी सख्त सज़ा हो दहेज लोभियों की, दहेज लेने वालों की। लेकिन उस ओर सरकारें काम नहीं की, ना तो लोकसभा से इस कानून को ये किया गया, मुख्य रूप से लागू किया गया, और ना ही संसद में इस तरह के कानून को पारित करा गया। तो राज्यों की तो व्यवस्था है कि जो कानून जिस तरह के प्रावधान रहेंगे उसके अनुरूप उनकी एजेंसी काम करेगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर सरकारें इस तरह का की वचनबद्धता, प्रतिबद्धता किसी लॉ को देख करके किसी कानून के प्रति जताती हैं, तो केंद्र को भी साथ होना पड़ेगा। और तमाम कानून में हमारे यहाँ संविधान के संशोधन हुए हैं, कानून में संशोधन हुए हैं, इसको भी और सख्त करने की ज़रूरत है। चलिए हम यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं, उससे पहले हम अपने वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन से एक सवाल पूछ लेते हैं। बिहार की बात कर लें, केंद्र की बात कर लें, तो कहीं न कहीं जदयू और भाजपा के बीच में गठबंधन है। कृषि बिल लागू किया गया संसद के द्वारा पारित करा के। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ऐसे में आपको क्या लगता है जो मौजूदा कृषि बिल को पारित कराया गया है उससे बिहार के किसानों का कितना विकास या कितना भला हो सकता है? देखिए, कोई भी कानून बनता है या कोई भी बिल लाया जाता है, उससे आम लोगों तक, जिसके लिए वो बनाया गया है, आम लोगों तक उसका लाभ कैसे पहुंचे, जब तक ये सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी बिल आता है उसका ना कोई फ़ायदा आम लोगों को मिलेगा और ना कोई लाने वाली पार्टियों को मिलेगा। अब भाजपा और जो यहाँ जदयू की सरकार है, अब उस पर निर्भर करता है कि ये जो बिल लाए गए हैं उसको आम जनता तक उसका लाभ पहुँचाए। क्योंकि बिल ला दिया गया, कानून बना दिया गया, ये बहुत अच्छी बात है। जो उसमें कुछ खामियाँ भी हैं, उसमें कुछ अच्छे चीज़ भी हैं, लेकिन उन अच्छे चीज़ों का लाभ जिन लोगों के लिए बनाया गया है, यानी कृषि बिल अगर किसानों के लिए बनाया गया है, तो किसानों के लिए जो बिचौलिए की बात थी, जो डायरेक्ट उनको मार्केट तक पहुंचाने की बात थी, वो कैसे इम्प्लीमेंट हो, धरती पे उतरे, इन तमाम चीज़ों को जब किया जाएगा तभी उस बिल का फायदा मिलेगा भाजपा को भी। हालांकि किसान वर्ग में थोड़ी खुशी जरूर है, लेकिन ज़रूरत है कि किसानों को उसका पूरा अर्थ समझाया जाए, उसका लाभ दिलाया जाए, तब जाके सही फायदा कोई राजनीतिक दल को भी इसका मिल पाएगा। जी, आप लोग बताएं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ये मानते हैं आप। ऐसे में जो मौजूदा कृषि बिल को पारित कराया गया है उससे क्या लगता है बिहार के किसानों को कितना फ़ायदा पहुंच सकता है? देखिए, बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है। हमारे पार्टी ने संसद में वोट भी किया था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर, जिससे किसान वर्ग था पहले बिचौलिया, उसमें उनके कमीशन खाया जाता है, अब डायरेक्ट रूप से वो सरकारों को बेच सकते हैं। इससे बहुत फ़ायदा है उनको। अगर बाई चांस अगर उनका फसल अगर नुकसान भी होता है तो उसके लिए भी एक अनुदान का सिस्टम बिहार सरकार ने भी लागू किया और केंद्र सरकार ने भी लागू किया। उसको किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रत्येक किसान के खाते में 6,000 रुपया साल में भेजा जा रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा। और फसल का जो भी नुकसान है, मुआवजा, वो सीधे किसान के अकाउंट में जा रहा है, बिचौलिए खत्म हुए। अब एक चीज़ बताएं, यह जो 6,000 रुपये की राशि हर किसान 2,000 करके 3 किस्त में भेजा जा रहा है, हर किसान के खाते में भेजी जा रही है, वह किस मद में या किस प्रयोग के लिए, किस उपयोग के लिए भेजी जा रही है? किसान की सहायता राशि, मतलब आर्थिक हालत जैसे खराब है, बीज खरीदने के लिए हो गया, फसल लगाने के लिए, जो भी मतलब डीजल सब्सिडी भी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से। और भी जब बाढ़ आ जाता है, आपदा, बाढ़ में भी पैसा मिलता है। आपको क्या लगता है एक किसान को महीने में 500 रुपये से उसकी आर्थिक सहायता पूरी हो जाएगी?
500 रुपये से आर्थिक सहायता पूरा तो नहीं होगा, लेकिन कुछ तो जरूर होगा। 500 अब रुपये में बताएं, गाँव में बिहार में किसानों के हालात हम जो पार्टियां हैं 5 वो सालों में बुनाती कितना नजर आती हैं, यानी कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो बिल्कुल उलट नजर आती है। संकल्प पत्र यहां पर जारी कर दिया गया है और इस संकल्प पत्र में जो है वो तमाम तरीके की बातें यहां पर सामने आई हैं, तमाम तरीके के वादे सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कुंदन यही है कि आखिर इन तमाम वादों पर कौन सी पार्टी खरी उतरती है, ये देखना जनता को है, क्योंकि जनता इस बार बहुत सोच समझकर अपना फैसला लेने वाली है। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।